नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइबा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने चुनाव अभियान में जनता से एक वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यानी ना वो खुद भ्रष्ट होंगे और ना अपने इर्द गिर्द भ्रष्टाचार होने देंगे। अपने 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने लगातार इसे साबित किया है और भ्रष्टाचारी चाहे बड़े से बड़े नेता हों, उन्होंने कोई रियायत नहीं दिखाई। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसियां सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या आयकर, सभी के अधिकारी बेखौफ कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगे हुए हैं। गुजरा साल तो इस मामले में सबसे ज्यादा खास रहा और खास तौर पर याद भी रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने न सिर्फ निरंतर भ्रष्टों के खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी रखी, बल्कि कई सफेद पोशों को तो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। जांच एजेंसियां इनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत जुटा रही हैं कि हालात ये हैं कि कई की तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत तक नहीं हो पा रही। नई साल के शुरुआत में ही दिल्ली के सीएम को ईडी के सामने पेश होना है। ऐसे में कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे केजरीवाल? दिल्ली सीएम को आखिर किस बात का है डर? क्या अपनी गिरफ्तारी का केजरी को है यकीन? जांच एजेंसियों के एक्शन से क्यों घबराए केजरी? पीएम मोदी ने पिछले साल सीबीआई की हीरक जयंती के मौके पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने इरादों को एक बार फिर से उजागर किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं। युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। इसलिए भ्रष्टाचार को जड़ों से खत्म करना बेहद जरूरी है। साल 2023 में काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा और झारखंड में की। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई जगहों पर छापेमारी कर करीब 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आयकर विभाग को अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ और 2 करोड़ का लोन बताया हुआ था। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा के बोलांगीर जिले के सूदापाड़ा इलाके में एक ठिकाने से 156 बैग मिले जिनमें नकदी भरी हुई थी। करीब 200 करोड़ की नकदी केवल बोलांगीर से ही बरामद हुई। बाकी पैसा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची और कोलकाता से मिला। इस केस में आईटी विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर, औक, झारखंड के रांची और बोकारो में छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े कई ठिकानों में छापेमारी की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के मुताबिक 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थी और उसका मकसद आप से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब मार्च में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने भी शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ईडी अधिकारियों ने सिसोदिया से 13 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अस्थायी रूप से ये बात साबित होती है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी भी की थी। पहले इसी मामले में आप नेता के कई करीबियों के भी परिसरों पर तलाशी ली गई थी। भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी पहले से ही कह रही थी कि शराब घोटाला करके आपने जनता को लूटा है। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी।
इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति यानी 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई, तो इसे रद्द करना पड़ा था। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया था। एजेंसी ने दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वो शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए वो बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। बाद में करोड़ों का शराब घोटाला सामने आया। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। इससे पहले 21 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होना था। हालांकि वो उससे पहले ही 10 दिन के विपश्यना शिविर के लिए रवाना हो गए। ईडी के सम्मन को अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित तक बता दिया। इसी मामले में अप्रैल महीने में सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 16 अप्रैल के बाद ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत सम्मन जारी किया गया है। ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोप पत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का भी जिक्र किया है। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक मामला छाया रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुए पेपर लीक के तार उनसे भी जुड़े। इस साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापे मारे। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की टीम ने डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर भी दबिश दी। एक अन्य टीम उनके निजी आवास पर भी पहुंची। ईडी ने कुल 12 जगहों पर कार्रवाई की। जयपुर में 3 और सीकर में 2 ठिकाने शामिल हैं। सीकर में अफरा तफरी के माहौल के बीच करीब 1 दर्जन अधिकारियों ने नवलगढ़ रोड स्थित पीएससी अध्यक्ष के गोविंद डोटासरा के निवास पर कार्रवाई की। ईडी ने बीते साल फेमा कानून के उल्लंघन के आरोप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन जारी किया। वैभव गहलोत को ईडी ने 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा। ईडी उन्हें दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कह चुकी है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर भी एक्शन लिया। हुड्डा के आवास और कार्यालय पर ईडी ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी की। हुड्डा को कांग्रेस ने महुआ से अपना प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने हुड्डा और वैभव गहलोत पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी ने इन्हीं घोटालों की जांच के सिलसिले में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। बीते साल नवंबर की शुरुआत में ही ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच किए जा रहे जल मिशन घोटाले में 25 जगहों पर तलाशी भी ली। जल मिशन हर घर में नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना है। ईडी ने राज्य मंत्री महेश जोशी की संपत्तियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के परिसरों पर भी छापा मारा। उनके साथ साथ इंजीनियरों, ठेकेदारों, सरकारी अधिकारियों की संपत्ति पर भी ईडी की छापेमारी हुई। घोटाले की सूचना तब मिली जब राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 2 कंपनियों श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने अनियमितताओं को छिपाने और उनकी तरफ से किए गए काम के बिलों को बढ़ाने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत दी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने नवंबर में राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अपने बयान में मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए के लाभार्थी के रूप में नामित किया। ईडी ने दावा किया कि ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भिलाई के 2 निवासी जो जूस की दुकान चलाते थे, कई फ्रेंचाइजी की मदद से एक बड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी नेक्सस चलाते थे। जुलाई 2022 से जांच की जा रही है। इस मामले में ईडी ने हिंदी फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं यानी बॉलीवुड के अभिनेताओं से पूछताछ की। इस बीच एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का असली मालिक होने का दावा भी किया था और आरोप लगाया था कि उसने अपने मीडिया सलाहकार के माध्यम से सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सोनी ने यह भी दावा किया कि उन्हें बघेल ने दुबई भागने के लिए भी कहा था। रायपुर में लगभग 5 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार एक कैश कोरियर द्वारा दिए गए बयान में बघेल का भी नाम सामने आया था। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता, जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उनको एक सम्मन भेजा था। बीते साल की शुरुआत में उन्हें मामले में ईडी का सम्मन भी मिल चुका था।
दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से पेश की गई नई आबकारी नीति, जिसमें 849 शराब की दुकानें निजी कंपनियों को आवंटित की गई थी, उनको दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने रद्द कर दिया था। मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी के मुताबिक कविता भी साउथ ग्रुप का हिस्सा है, जिसने आप कार्यकर्ता और व्यवसायी विजय नायर के माध्यम से आपको कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कविता के साथ साथ कई बाकी लोग भी बीआरएस पदाधिकारियों पर ईडी की कार्रवाई हुई। अब देखना होगा कि इस साल ईडी का शिकंजा अब किस किस पर कसता है। सो लगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।